हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हमने अभी तक जो किया है जुलाई 2016 का दूसरा प्रश्न पत्र है वो पूरा हो चुका है। अब हम कर रहे हैं जो वो जुलाई 2016 का ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन तीसरा प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, जितने हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें जो ये 75 प्रश्न है तो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, चैव सडस डैश श्लोक किसका विभाजन दर्शाता है? ए श्रुति स्वर, बी श्रुति नाद, सी स्वर तान, डी स्वर राग। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कम्युनिटी पे मैंने लिखा था कि मुझे किस पे वीडियो लानी चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो नेट और जेआरएफ के लिए किया गया है। तो मैं अभी यही करवाऊंगा क्योंकि वोटिंग सबसे ज्यादा इसी की आई है। तो इसका सही आंसर है ए। देखिए, श्रुति और स्वर। ठीक है, चैव सडज, यह श्लोक श्रुति स्वर के विभाजन को दर्शाता है। स्वर श्रुति से ही बनते हैं। प्राचीन समय से श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की जाती है। इस श्लोक का अर्थ यह है, सडज मध्यम तथा पंचम स्वर 4 श्रुतियों वाले निषाद गंधार की 2 श्रुतियों तथा ऋषभ और धैवत की 3 श्रुतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो शोध से है। तो शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? पहला रूपरेखा तैयार करना, बी संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना, सी प्राथमिक स्रोतों को ढूंढना, या डी उपसंहार। इसका सही आंसर होगा ए रूप रेखा तैयार करना। ठीक है, इसका होगा बी आंसर, ए आंसर इसका सही होगा। देखिए क्या है, शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण है। शोध के लिए विषय का निर्वाचन हो जाने के पश्चात शोधार्थी को सर्वप्रथम रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीनी पमा गमा रेसा स्वर समुदाय का प्रयोग किस राग में नहीं होता है? मियां मल्हार, बहार, दरबारी, कान्हा या काफी। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, काफी। देखिए कैसे, नीनी पमा गामा रेसा यह स्वर समुदाय काफी राग में नहीं लगता है। काफी अपने ठाट का आश्रय राग है। जाति संपूर्ण है। वादी प, संवादी रे है। न्यास के स्वर प रे है और सा भी है। समय मध्य रात्रि का है। इस राग को दक्षिण में खरहर प्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भूपाली में रे ग ध कोमल करने से किस अंग का राग बन जाता है? भूपाली, तोड़ी, भैरवी या आसावरी। सही आंसर है इसका बी, तोड़ी। देखिए कैसे, भूपाली में रे ग ध कोमल करने से तोड़ी अंग का राग बन जाता है। ठीक है, कौन से अंग का बन जाता है? तो तोड़ी अंग का राग बन जाता है अगर हम रे ग ध कोमल कर देते हैं इसमें। तोड़ी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण है। वादी ध है कोमल। संवादी ग कोमल है। न्यास के स्वर ग ध कोमल है दोनों ही। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, हीराबाई बड़ौदकर का संबंध किस घराने से है?
आगरा, ग्वालियर, भिंडी बाजार या किराना। इसका जो सही आंसर है डी है। हीराबाई बड़ौदकर किराना घराने से संबंधित है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ। किराना घराने के अन्य कलाकार हैं अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां, सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, रोशन आरा बेगम इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोचन ने किस ग्रंथ को लिखा? स्वरमेल कलानिधि, संगीत मकरंद, राग तरंगिणी, मान कुतूहल। सही आंसर है इसका सी, राग तरंगिणी। देखिए लोचन ने राग तरंगिणी ग्रंथ 15वीं शताब्दी में लिखा था। प्राचीन राग रागनी को छोड़कर ठाट पद्धति इन्होंने अपनाई थी। 12 ठाटों का इन्होंने बताया है अपने ग्रंथ में और 75 रागों को बताया है। लोचन ने 12 मुकाम भी बताए हैं और 12 संस्थान भी बताए। तो ये याद रखना आप, सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने 12 ठाट बताए हैं, ठीक है, और 12 ही मुकाम बताए हैं और 12 ही संस्थान बताए हैं। ये तीनों चीजें इन्होंने 12-12 ही बताई है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस समूह में गंधार और धैवत का प्रयोग आरोह में नहीं होता है? ए जोगिया देसी, बी देश वृंदावनी सारंग, सी गुणकली भोपाली या डी मेघ सिंदूरा। सही आंसर है इसका बी, देश वृंदावनी सारंग। ठीक है, आंसर इसका बी सही होगा। देखिए क्या है, गंधार और धैवत का प्रयोग देश और वृंदावनी सारंग में नहीं किया जाता। अब देखिए देश में क्या है, ये खमास थाट का राग है और वादी रे समाधि प है, जाति औड़व संपूर्ण है, न्यास के स्वर रे प सा, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है, संप्रकृति राग तिलक कामोद है। और जो वृंदावनी सारंग है काफी ठाट का राग है, वादी रे है, संवादी प है, न्यास के स्वर रे प है और सा भी है, गायन समय दिन का है, असंप्रकृति राग सूर मल्हार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समानुपात तथा संतुलन किसके सिद्धांत हैं? सौंदर्य शास्त्र, समय सिद्धांत, राग वर्गीकरण, स्थाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, समानुपात तथा संतुलन सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत हैं। एक सूची दी गई है, आपको मिलान करना है इसमें। देखिए मैं आपको पुट भी दिखा देता हूं और जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये देखिए, इसका सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में 1-2 मिला लीजिए तो ये सही हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, मत कोकिला में कितने होते हैं? 21 होते हैं मत कोकिला में। और त्रितंत्री वीणा पता चल रहा है कि इसमें 3 होते हैं। उसके बाद घोषा वीणा में कितने होते हैं?
तो घोषा वीणा में 1 होते हैं, विपंची वीणा में 9 होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? 3, 9, 10 या 8? सही आंसर है इसका डी 8। ठीक है, भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडित चतुरलाल किस वाद्य को बजाने में निपुण थे? बांसुरी, तबला, वीणा या सितार? देखो, मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा या 20 या 25 या 30, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता। मैं टाइम के अकॉर्डिंग करवाता हूँ कि टाइम अगर 25 मिनट हो जाता है तो फिर मैं उस हिसाब से देख लेता हूँ। 25-30 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। सही आंसर इसका बी। ठीक है, तबला। पंडित चतुरलाल तबला वाद्य को बजाने में निपुण थे। बांसुरी वादन में कौन है? तो रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो पन्नालाल घोष को तो सभी जानते होंगे, हरि प्रसाद चौरसिया को भी सभी जानते हैं, रघुनाथ सेठ भी बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको भी आप याद रखना। वीणा वादक में कौन कौन है? चिट्ठी बाबू, एस बालचंद्र, मिश्री सिंह, उमराव खां। ठीक है, ये सारे वीणा वादक हैं। सितार में कौन कौन है? इमदाद खां, रहीम सेन, शुभेंद्रु, अमीर खां, अमृत सेन। ठीक है, ये सारे सितार वादक हैं। सारे याद रखना कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये सब जरूर याद रखना। अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विधाओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या है? ए है अलक्ति, रूप कालाप, रागा आलाप। बी है रागालाप, अलप्ति, रूप कालाप। फिर सी है रूप कालाप, अलप्ति, रागालाप। फिर डी है रागालाप, रूप कालाप और आलप्ति। सही आंसर है इसका डी, रागालाप, फिर रूप कालाप, फिर आलप्ति। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ठीक है, डी इसका होगा। रागालाप, रूप कालाप, अलप्ति विधाओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम है। रागालाप प्राचीन काल में किसी भी राग के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो स्वर विस्तार किया जाता था उसे रागालाप कहा जाता था। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो प्राचीन काल में किसी भी राग को शुद्ध स्वरूप किसी भी राग का शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो स्वर विस्तार किया जाता था उसे रागालाप कहा जाता था। मतलब कि जो राग का जो शुद्ध स्वरूप था उसको प्रकट करने को रागालाप कहते हैं। अब रूप का आलाप प्राचीन अनिबद्ध आलाप के प्रकारों में से एक था। रूप का आलाप क्या था? प्राचीन में अनिबद्ध आलाप को प्रकारों में से एक था, जिनमें प्रबंध के भागों की तरह अलग अलग खंड दिखाई देते थे, पर प्रबंधों के समान ताल व शब्द नहीं थे। पर प्रबंधों के समान ताल व शब्द नहीं थे, उसे रूप का आलाप कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, प्राचीन अनिबद्ध आलाप के प्रकारों में से एक था। अनिबद्ध ये ना क्वेश्चन एक बार बना था किसी चीज में, हाँ, रूप का आलाप शायद टीजीटी में ये बना था, अभी का जो यूपी का हुआ था। तो प्राचीन अनिबद्ध आलाप के प्रकारों में से एक था
जिसमें प्रबंध के भागों की तरह अलग अलग खंड दिखाई देते थे, पर प्रबंधों के समान ताल वे शब्द नहीं थे, उसे रूप का आलाप कहते हैं। संभवतः यह वर्तमान जोड़ आलाप के समान रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य है? सारंगी, कामायचा, सरोद या रुद्र वीणा? सही आंसर है इसका बी, कामायचा। ठीक है, ये लोकवाद्य के अंतर्गत गिना जाता है। कामायचा लोकवाद्य के अंतर्गत आता है। कामायचा पश्चिम राजस्थान के मेघनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजाने जाने वाली वीणा है। ठीक है, ये वीणा के अंतर्गत गिना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 14, राग पठदीप में नी को कोमल करने से कौन सा राग बनेगा? बागेश्वरी, काफी, भीमपलासी या धनाश्री? अगर हम पठदीप है उसमें नी कोमल कर देंगे तो कौन सा राग बन जाएगा? इसका सेम उल्टा भी आता है इसी क्वेश्चन को। सही आंसर होगा इसका सी, भीमपलासी। भीमपलासी में नी कोमल होता है ना, तो उसमें अगर आप नी को शुद्ध कर दोगे तो पठदीप बन जाएगा, और पठदीप में नी कोमल कर दोगे तो भीमपलासी बन जाएगा। तो यही पूछा गया है इसमें। देखिए क्या है, राग पठदीप में नी को कोमल करने से भीमपलासी राग बनता है। भीमपलासी काफी ठाट का राग है, जाति औड़व संपूर्ण है, वादी म है, संवादी सा है, न्यास के स्वर सा म प है। गायन समय दिन का तीसरा प्रहर, संप्रकृतिक राग बागेश्वरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रागनी लोकगीत का संबंध किस प्रदेश से है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मणिपुर? सही आंसर है इसका सी, गुजरात से। ठीक है, रागनी लोकगीत का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। रागनी लोकगीत का संबंध गुजरात से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारंगदेव ने प्रबंध के कितने अंगों की चर्चा की है? 4, 5, 6 या 7? सही आंसर है इसका सी, 6 अंग बताए हैं उन्होंने। देखिए 6 अंग बताए हैं प्रबंध में, ये बहुत बार पूछा जाता है अंग के बारे में। तो सारंगदेव ने 6 अंग बताए हैं प्रबंध के। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल, प्रबंध की ये 6 इन्होंने अंग बता दिए हैं। और इनकी 5 जातियां हैं। कौन कौन सी? मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी और तरावली। और 4 इसकी धातु हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मिलापक, आभोग। ये सारी चीजें आप लिख लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का बन के आता ही आता है। 2-3 क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। ठीक है, प्रबंध से क्वेश्चन जरूर आता है। या तो उसका आपका अंग पूछ दिया जाएगा, या उसकी जाति पूछ जाती है, या तो उसका धातु पूछ दिया जाता है, या कि पूछ दिया जाएगा मिलापक किससे संबंधित है और दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। तो फिर से आपको मैं बता देता हूं, जो इसके अंग है, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल, ये सारे अंग हैं। जाति में आ जाती है मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी और तरावली। ठीक है, और प्रबंध की 4 धातुएं हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मिलापक, आभोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सम्मिलित करना है, जल्दी से देखिए, इसको सम्मिलित कीजिए। कुटुंबी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आबो किसी भी गीत का चौथा पदखंड, पहले इसको हम अच्छे से ऐसे इस तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। ए का सी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, ए का फिर से दिखा देता हूं, ए का सी होगा। ठीक है, आभो का किसी गीत का चौथा पदखंड। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, त्रितंत्री वीणा प्राचीन जाति का नाम है। ठीक है, घोषा वीणा क्या है, तो प्राचीन ताल क्रिया है। ठीक है, और डी क्या है, विपंची वीणा किसी गीत का चौथा, सॉरी इसका हो जाएगा दूसरा, किसी राग का नाम, विपंची वीणा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन, सारी वीणाओं का दे रखा है तो यहाँ पे अलग चीज होनी चाहिए थी, तार वार होनी चाहिए थे यहाँ पे इतने, लेकिन ये अलग तरीके से थोड़ा दिया गया है। चलिए इसे थोड़ा एक बार मैं क्रॉस चेक भी करूंगा। आबो किसी गीत का चौथा पदखंड, और सभी प्राचीन जाति का नाम, अवाप प्राचीन ताल क्रिया, आनंदनी किसी राग का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसन्न किसका नाम है, काकू अलंकार, प्राचीन ताल, प्राची राग। तो इसका सही आंसर है बी, अलंकार। प्रसन्न अलंकार का नाम है। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है, स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह या अवरोह करने को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये पूछा ही जाएगा ये। ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट प्रश्न है। प्रसन्न किसका नाम है, तो अलंकार का नाम है, ये आप याद रखें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 है, राग सुगुराई किस अंग से संबंधित है, सारंग, मल्हार, कान्हड़ा, भैरव। सही आंसर है इसका सी, कान्हड़ा। ठीक है, राग सुगराई कान्हड़ा अंग से संबंधित है। कान्हड़ा अंग में नी प संगीत ही इस अंग की पहचान मानी जाती है। कान्हड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह नी प रे ग म रे सा है। मल्हार अंग के प्रमुख राग हैं। इनका स्वर समूह रे म प नी म प नी ध नी सा है। ठीक है, तो सुगराई जो है वो कान्हड़ा का अंग है। देखिए सही क्रम में आपको लगाना है, सही क्रम इसका देख लीजिए एक बार। ए है दयावती, रौद्री, रक्तिका, रजनी। बी है दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री। सी है रजनी, रक्तिका, दयावती, रौद्री। और डी है रक्तिका, रजनी, रौद्री और दयावती। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। ये श्रुति के प्रकार में से एक है, पहली बात तो ये है। अब 22 श्रुति है और उसके जो क्रम है वो है दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री सही क्रम है। 22 श्रुति का जो सही क्रम है वो बता देता हूं। पहले तीव्रा, फिर कुमुदती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मर्जनी, क्षिति, रक्तिका, संदीपनी, अलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभनी। ठीक है, तो ये सारे हैं 22 श्रुति। इसको आप रट लेना अच्छे से, आप ये याद कर लो। और मूर्छना के जो नाम होते हैं, षडशग्राम की मूर्छना, मध्यमग्राम की मूर्छना और गंधाग्राम की मूर्छना, ये भी आपको याद होनी चाहिए।
तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं वहां से तो जुड़ सकते हैं। वहां पे जितनी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब आती है उसकी सारी नोटिफिकेशन मैं वहां पे दे देता हूँ। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो मैं आपको वहां पे बता देता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसकी जो वीडियो है क्लासेस वो डेली आती रहेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली 2 वीडियोस आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।